तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब भाई? तो आई होप आप सब भाई बहुत बढ़िया होंगे। और लाइफ में थोड़ा सा डाउन चल रहा है मूड या फिर जो भी चीज़ है, तो मेहनत करते रहिए, सब अच्छा हो भी जाएगा। और यार, डेली भगवान का शुक्र करना मत भूलिए भाई। डेली शुक्र करिए उठने के बाद। लोगों के पास क्या क्या नहीं है, आपके पास क्या 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 है, उन सब चीज़ों को काउंट करिए और खुश रहिए भाई। और अच्छे से मेहनत करिए। इस सीरीज़ के बारे में मैं दोबारा बता देता हूँ। हम लोग यार इस सीरीज़ में डिफेंस एग्ज़ाम जैसे कि CDS, NDA, एफ-कैट, CAPF या फिर कोस्ट गार्ड, कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम हो, उसमें जो भी करंट अफेयर्स आते हैं वो करंट अफेयर्स डेली के न्यूज़पेपर में से पढ़ते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स ही नहीं भाई, साथ बाय साथ उसके रिलेटेड स्टैटिक भी डेली पढ़ते हैं हम लोग। उससे क्या है, आपका रिवीजन भी होगा, कोई चीज़ नहीं आती होगी वो भी पता चलेगी। एक क्विक वीडियो होता है, जिससे क्या है, आप इसे डेली देखेंगे तो मंथ एंड वीडियो में आपको पता चलेगा। आपको तो सारा आता ही है ना? तो और डिफेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स है भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इजी और मीडियम लेवल के आते हैं जो आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो ये कुछ इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं भाई। देखते हैं आपके क्या है आज न्यूज़पेपर में। यस सर, स्टार्ट करिए। ठीक है। यार, यूरोप में क्या हो रहा है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह कहीं चोरी हो रही है, कोई कोलैप्स कर रहा है। तो ये एक बहुत ही पुराना मॉन्यूमेंट है, नेशनल मॉन्यूमेंट है इटली का, रोम के अंदर। और मेडिवल मिडिएवल टावर है ना, नाम भी हिस्टोरिक है, बहुत नाम ही हिस्टोरिक है। मिडिएवल, मेडिएवल, ठीक है। तो मेडिएवल टावर है भाई, ये आपका है 13th सेंचुरी का। 13th सेंचुरी का बहुत पुराना टावल है। ऑब्वियसली यार, पुरानी चीज़ है इतनी, तो गिर गई। तो इसको काम चल रहा है, इससे कोई हर्ट वगैरह तो नहीं हुआ, आई थिंक सो। इतना मैंने देखा नहीं, नहीं हुआ वैसे कोई। तो यार, अभी यूरोप में मॉन्यूमेंट से लेके काफ़ी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा कुछ आपको मॉन्यूमेंट्स दिखा दिए जाएं यूरोप से रिलेटेड, खासकर इटली में, क्योंकि ये कोलैप्स हुआ है। दिखा नहीं दिए जाए, कुछ नाम मैंने रखे हैं जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। ये सारे यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। और ये भी ध्यान रखना, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है, ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है इटली का। पेपर में पूछ सकता है वेयर इज इट लोकेटेड, ऐसे करके। और क्या ये यूनेस्को साइट है इनमें से कोई, ऐसे भी पूछ सकता है, उसमें से एक नाम ये होगा। ऐसे बोल सकता है इनमें से कौन सी यूनेस्को साइट नहीं है, तो ये होगा। तो यूनेस्को साइट नहीं है, बट बहुत पुराना और इम्पोर्टेंट ज़रूर है आपका। तो ये सारे यूनेस्को साइट हैं आपकी इटली में, ठीक है। तो देखते हैं, कोलोजियम, रोमन फॉरम या फिर इंपीरियल फॉरम्स, पैंथियन, कैपिटोलाइन हिल्स, सेंटा मारिया, सैन गिया, जो गिवायानियो इतना मेरे को नहीं पता भाई, इटालियन नहीं होगा, ठीक है। कैस्टल सेंट एंजेलो, तो ये तो फेमस नेम है। कोलोसल हो गया, रोमन फॉरम हो गया, पैंथियन हो गया, ठीक है ना। कैपिटोलाइन हिल्स भी, ये भी सुना हुआ लग रहा है, ये थोड़ा मैंने नहीं सुना इससे पहले, बट मुझे पता है ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। कैसल सेंट एंजिलो, तो ये सारे नाम एक बार आप देख लोगे, गो थ्रू कर लोगे, कल को आ गया, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पे मॉन्यूमेंट्स हो जाते हैं। मैं आपको इस सीरीज़ में कुछ फालतू नहीं करा रहा भाई, सभी इंपॉर्टेंट है, तो ये देख सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। यूनेस्को साइट्स है सारी। ये ना सारी अलग अलग यूनेस्को साइट मेंशन नहीं है। इटली का आपका एंशियंट इटली, हाउस ऑफ इटली करके, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इटली करके मेंशन्ड है यूनेस्को हेरिटेज साइट में, और उन सब के अंदर ये आते हैं। कुछ और भी मॉन्यूमेंट्स है, 4-5 और, वो भी आते हैं, बट मेरे हिसाब से इतने बहुत हैं। तो एक नॉर्मल नाम है, एंशियंट रोम आर्किटेक्ट करके ही है, आपके यूनेस्को में मेंशन्ड है, और उसमें ये सारे आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, आपका GST 2.0, तो सबको पता है कि भाई GST 2.0 आया है। और हमारे जो आपके टैक्स स्लैब्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, काफ़ी चीज़ें लेस टैक्स स्लैब में डाल दी गई हैं, लोअर टैक्स स्लैब में। मतलब ज़्यादा थे पहले, अब कम कर दिया गया। मोटी मोटी बात ये है, टैक्सेस। तो बढ़िया बात है ये। तो उसकी रिपोर्ट है कि भाई अक्टूबर में सेल्स, रिकॉर्ड सेल्स हुई है कार की। अब क्या था, ये ना बहुत चल रहा था GST 2.0, मैंने भी अभी कवर नहीं करा था, तो कर लेते हैं आज इसको। देखो यार, GST के बारे में अगर मैं पढ़ाने लग गया तो अपने में ही एक क्लास बन जाएगी अलग से, ठीक है। उसमें थोड़ा पॉलिटी भी इंक्लूड है, इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड हो जाएगा।
तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट ही उसका बताऊँ, दैट इज़ मैं थोड़ा सा जीएसटी 2.0 के बारे में बात करूँगा और जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा बात करूँगा। और भी काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं, वो हम कभी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, या फिर आगे भी आता है दोबारा कर लेंगे। तो हुआ क्या था, पहले टैक्स स्लैब्स थे आपके, कितने टैक्स स्लैब्स थे, 4 ही टैक्स स्लैब्स थे आपके हमेशा से, कि भाई 0 था, 12% था, 18% था, 28% था, और ज़्यादा था 40%। ठीक है, ये टैक्स स्लैब थे। ठीक है, हुआ क्या 18 28, ठीक है, हुआ क्या कि अभी की बात में कि भाई ये वाला टैक्स स्लैब 12% तो हटा ही दिया गया, 12% की जगह 5% नया टैक्स स्लैब लिया है। और क्या हुआ कि ये 18 जो 28 वाला है ये भी हटा दिया गया, और इसकी चीज़ें 18 वाले में ट्रांसफ़र कर दी गई, और जो पहले 18 में थी वो 12 में एक तरह से ट्रांसफ़र कर दी गई। मतलब मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जो आपकी डेली यूज़ की हैं वो आपके 5% के टैक्स स्लैब में, 60 to 70% चीज़ें, थोड़ी सी जो थोड़ा सा ज़्यादा जैसे एसी हो गया, हाई कॉस्ट टीवीज़ हो गए, ऐसी चीज़ें 18 में। और जो 40 में है, 40 स्लैब अब भी है, ये है सिन गुड्स। ये सब आपने सुना होगा कि भाई सिन गुड्स मतलब टबैको हो गया और ये सब, इनके अंदर 40% लगाएंगे हम सिगरेट्स वगैरह में। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ यहाँ पे लाई करती है। 0% में भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें 0% है टैक्स आज की डेट में। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, ये ओल्ड टैक्स रिजीम है और चेंजेस क्या हुए मैंने बता दिया। आपका 28% हटा ही दिया, और ज़्यादातर चीज़ें 12% भी हटा दिया, उसकी जगह 5% ले आए, 2 टैक्स स्लैब हटा दिए और एक नया लिया है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। अब जीएसटी से रिलेटेड एक चीज़ और आप लोग जान लो। क्या सर, जो जीएसटी है इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड कंजम्पशन टैक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 2 चीज़ें। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब अब ऐसा है कि भाई एक प्रोडक्ट बन तो रहा है आपका गुजरात में, और वो जाके बिक रहा है वहाँ पे आपका बॉम्बे में मान लो, तो टैक्स जो लगेगा ना, उस पर जो टैक्स लगेगा वो बॉम्बे में लगेगा, डेस्टिनेशन पे लगेगा, वहाँ पे नहीं लगेगा जहाँ पे वो, वहाँ जो चीज़ बन रही है जहाँ से। तो इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, नॉट अ प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स या फिर फैक्ट्री बेस्ड टैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। डेस्टिनेशन जहाँ बिक रहा है वहाँ पे टैक्स इन्वॉल्व होगा इसमें। ठीक है सर, कंजम्पशन बेस्ड मतलब वही कि भाई ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन के टाइम पे जीएसटी टैक्स लग रहा है, नहीं। कंजम्पशन जब ये खरीदा जाएगा, फाइनल कंजम्पशन के टाइम पे रिटेल वाला बंदा इसे खरीद रहा है तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो फाइनल बंदे पे लगेगा, कंजम्पशन पे लगेगा। तो डेस्टिनेशन एंड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, ये ध्यान रखना। जीएसटी काउंसिल के लिए मैंने आप एक चीज़ और कि भाई जीएसटी जब आया था तो ये 101th अमेंडमेंट एक्ट था। नंबर ऑफ कौन सा अमेंडमेंट एक्ट प्रेजेंट करा गया था, वो ये था 101 अमेंडमेंट एक्ट। 2016 में ये प्रेजेंट करा गया था एक्ट, मेरे ऊपर तो नहीं आ रही कोई चीज़, नहीं, 2016 में प्रेजेंट करा था भाई ये एक्ट, और ये आ गया था 2017 में जीएसटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जीएसटी 2017 में आया था। 101st अमेंडमेंट एक्ट था, 2016 में आया था, और 17 में ये फाइनल लागू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई मेन जो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी को चलाने के लिए जीएसटी काउंसिल है, उसका मेन एक्ट है, आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में 279। ऑब्वियसली अमेंडमेंट एक्ट करा है तो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुआ होगा ये, तो ये वाले आर्टिकल से हुआ है 279 आर्टिकल ए। ये बात करता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल कौन बनाएगा हर साल मिलने के लिए, प्रेसिडेंट साहब बनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अब जीएसटी काउंसिल के बारे में बात हुई है तो उसके बारे में पहले कर लेते हैं कि भाई इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी हैं, जो भी होंगे वो। तो अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ये तो बता ही दो भाई कम से कम, कौन है, मतलब एक तरह से जीएसटी काउंसिल की हेड। ठीक है सर, मेंबर कौन कौन होते हैं, सारे स्टेट के मिनिस्टर्स जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, या फिर स्टेट वाले बंदे किसी और को नॉमिनेट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, मतलब स्टेट का एक मिनिस्टर, जनरली फाइनेंस मिनिस्टर, प्लस आपका सेंटर से एक और बंदा आएगा, आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू या फाइनेंस का, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, हर मेजर मिनिस्ट्री के नीचे एक और छोटा मिनिस्टर रहता है
स्टेट डिपार्टमेंट का, मतलब बोलते हैं उसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो वो आएगा, प्लस सारे के सारे स्टेट्स से आएंगे। ठीक है सर, ये बंदे मिलके बनाएंगे। 33 कॉम्प्राइजेज दी 33 मेंबर्स, इतने मेंबर हो जाते हैं। ठीक है सर, अब इसी काउंसिल में बैठ गए, ये कोई भी डिसीजन काउंसिल का आपका मेजॉरिटी से लिया जाए। कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए? 75% मेजॉरिटी। कितनी? 75% से ज़्यादा। ऐसे नहीं है कि बस मेजॉरिटी 51% हो गया, नहीं, 75% मेजॉरिटी तो बहुत होती है। 75 मतलब 3/4%, 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी के लिए वोटिंग होगी, तो वोटिंग का स्ट्रक्चर क्या है कि भाई स्टेट को भी वोटिंग दी गई है और सेंटर को भी दी गई है। सेंटर की वोटिंग का पावर है, जैसे कि मान लो टोटल 3 वोटें हैं, तो 1 वोट होगी सेंटर की, बची हुई 2 वोट होगी स्टेट की। एक पावर 3 में से स्टेट के सेंटर के पास, बची हुई 2 स्टेट्स के पास, तो 1/3 है वही आपका सेंटर और 2/3 बचे हुए वोट की पावर स्टेट के पास। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर पे पावर है, तो स्टेट सेंटर पे काफ़ी अच्छी तरह पावर डिवाइडेड है। तो सेकुलर स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है ना, ये सेकुलर है हमारी, सेकुलर है फेडरल, सॉरी सेकुलर फेडरल, फेडरल स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है कि भाई हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, काफ़ी बढ़िया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे भाई काउंसिल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भाई दूसरी बात देख लेते, दूसरी तीसरी और कौन से आर्टिकल है रिलेटेड टू जीएसटी। आर्टिकल 246A, इसमें पावर दी जाती है पार्लियामेंट को जीएसटी से रिलेटेड कोई भी एक्ट या फिर टैक्स नया लाने के लिए, जैसे कि पावर टू स्टेट, पार्लियामेंट एंड स्टेट टू मेक जीएसटी लॉज, पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा पावर है। ठीक है सर, एक और आर्टिकल है 269A, ये है इंटर स्टेट जीएसटी के लिए। अब जीएसटी जब आप पढ़ोगे, जब कभी हम आगे पढ़ाएंगे, तो 2-3 नाम सामने आएंगे, स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी, है ना, और आपका आईजीएसटी, दैट इज इंटर स्टेट जीएसटी। तो इन सब के बारे में हम बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, तो 269A बात करता है इंटर स्टेट जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो ये आपके दोनों और आर्टिकल हैं। पूछ सकता है कि ये आर्टिकल कौन से क्या बोल रहा है, ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, मेन पॉइंट ध्यान रखोगे, बहुत इनफ है। तो भाई यही था आपकी क्लास के अंदर आज। कोशिश मेरी ये रहती है सिर्फ क्वालिटी करंट अफेयर्स आपके डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड उठा के लाने के, कुछ भी नहीं पढ़ा दो, पढ़ाने को मैं भी कुछ भी डाल सकता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लस उससे रिलेटेड स्टैटिक। तो भाई डेली देखिए, रिवाइज करो, अच्छा लग रहा है तो औरों का भी अच्छा करो और बताओ उन्हें, क्योंकि मेरे को तो पता है ये बहुत क्वालिटी कंटेंट है, आपको भी पता चल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे डेली जाओ, रिवाइज करो भाई, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यही चीज़ को छोड़ देते हैं, फिर पेपर क्लियर नहीं हुआ। डेली रिवाइज करो पीडीएफ डाउनलोड करके, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। अच्छा यार, एक चीज़ और बता देता हूँ, अब देख ही रहे हैं तो इटली के बारे में बात हुई थी ना, इटली 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 को देख लेते हैं मैप पे। इटली, ये रहा भाई आपका इटली, ये रहा इटली, यूरोप इटली, नीचे अफ्रीका है, ये इटली है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? इटली से ही कुछ रिलेटेड है वो, और वो उसका नाम क्या है और वो कहाँ है, ये मुझे बताओ, एक बार देख के बताओ, मैप पे लोकेट करना भाई उसे, सबसे छोटी कंट्री दुनिया में। एक चीज़ और कि भाई 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 मेरे क्या, हाँ इटली, ये कौन सी सी है? अच्छा, तो नाम दिख ही रहा है, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है। स्कैंडेवियन पेनिनसुला कौन सा होता है? ऊपर वाला स्कैंडेवियन पेनिनसुला होता है। ये इटली वगैरह जिसका पार्ट है, ये बाल्कन्स पेनिनसुला है ना। और कौन सी सी है ये? टेरिनियन सी, टेरिनियन सी ये है। और यहाँ पे कौन सी सी है आपकी इटली के साइड में? एड्रियाटिक सी। तो इटली किसके बीच में? टेरेनियन सी के और एड्रियाटिक सी के बीच में इटली पड़ रहा है, और साउथ में उसके है मेडिटेरियन सी। तो ये चीज़ें देख के बड़ा मज़ा आ गया सर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई।